भाग 1 सामान्य ज्ञान। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांस्क कहा जाता है? माउंट आबू को, चूरू को, फतेहपुर को या उदयपुर को? राजस्थान का वर्कोयांस्क कहा जाता है माउंट आबू को। माउंट आबू सिरोही राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का वर्कोयांस्क कहते हैं। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? बेड़च, साबरमती, सोम या माही नदी पर? मदार बांध बेड़च नदी पर बनाया गया था। मदार बांध बेड़च नदी पर उदयपुर में स्थित है। ओवरफ्लो होने पर चिकलवास फीडर से फतेह सागर झील में पानी पहुंचता है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, मानगढ़ या कोल्यारी गांव के? मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के निवासी थे। सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? जयसिंह द्वितीय, सवाई रामसिंह द्वितीय, मिर्जा जयसिंह या प्रताप सिंह? सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक थे सवाई रामसिंह द्वितीय। सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम शासक सवाई रामसिंह द्वितीय जयपुर शासक थे। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम बंधुआ मजदूरी है। यह प्रथा संपूर्ण राजस्थान में राजपूतों की देन मानी जाती है। इसे बेगार प्रथा भी कहते हैं। जहांगीर ने किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी? राव गज सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को, राव मालदेव को या राव कल्याण सिंह को? राव गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि जहांगीर ने राव गज सिंह को दी। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर? 445 किलोमीटर। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या मुख्यमंत्री? राज्यपाल। भारतीय संविधान ने राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? बलीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, प्रतिभा पाटिल? बलीराम भगत ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। बलीराम भगत 1993 से 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है? देवेंद्र झाझरिया, अविन लेखरा, स्वरूप सिंह या उमा शर्मा? अविन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? समीर शर्मा, राजीव अरुण, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, इकबाल सिंह बैंस? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। तालाब-ए-शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां, हामिद खां? सलेह खां ने तालाब-ए-शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के मनसबदार थे, इन्होंने करवाया। तालाब-ए-शाही धौलपुर स्थित इस झील का निर्माण फिरोज शाह द्वारा
1286 में किया गया। इस झील के ऊपर सन 1622 में एक भव्य इमारत है जिसका निर्माण शाहजहाँ के लिए जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने बनवाया। लव कुश की नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थल है झालरापाटन, डीग, सीतापाड़ी या कणसुआ। लव कुश की नगरी सीताबाड़ी। सीताबाड़ी 12 पर सीता लक्ष्मण के मंदिर व वाल्मीकि का मंदिर बना है। यह सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। सहरिया लोग अपने मस्तकों की अस्थियां यहाँ प्रवाहित करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा त्याग दिए जाने के बाद सीता माता यहीं पर आकर रही थी। यह स्थान लव कुश की जन्मस्थली भी मानी जाती है। वह माता कौन है जिसके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? आवरी माता, ब्रह्माणी माता, शीला माता या शाकंभरी माता? ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन अंता 12 में है। यह कुम्हारों की कुल देवी है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। यह एकमात्र देवी है जिसकी पीठ का श्रृंगार किया जाता है एवं पीठ की पूजा की जाती है। निम्न में से किस संत ने काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास के साथ निवास किया था? संत पीपा, संत दादू, संत सुंदरदास जी या संत रज्जब जी? संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी प्रधान पीठ फतेहपुर में स्थित है, तो वहीं इन्होंने काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास के साथ निवास किया था। ये दादू संप्रदाय की नागा शाखा के प्रवर्तक थे। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? पुंगल, चोकला, खेरी या सोनाड़ी? चोकला नस्ल की भेड़। इसे छापर व शेखावटी नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूहों में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम अवरोही क्रम होगा: भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर। भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व 595, भरतपुर का फिर 503, दौसा का 476 है। राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 200 है। अजमेर की फाय सागर झील का निर्माण कब हुआ? 1627 में, 1658 में, 1891, 92 में, 1908 में? 1891-92 में अजमेर की फाय सागर झील का निर्माण हुआ। फाय सागर झील अजमेर का निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में अजमेर नगर निगम द्वारा राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। तो वहीं इस झील में अधिक जल भरने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र। सीसा और जस्ता खनन क्षेत्र जावर में, तांबा खेतड़ी में, लोह अयस्क नीमला में, मैंगनीज रामपुरा आगुचा में। गलत युग्म है इसमें मैंगनीज रामपुरा आगुचा में नहीं है। मैंगनीज का खनन क्षेत्र रामपुरा आगुचा में नहीं है। सीसा और जस्ता का जावर में है, तांबा का खेतड़ी में है, लोह अयस्क का नीमला में है। राजस्थान में मैंगनीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। रामपुरा आगुचा में सीसा जस्ता के भंडार हैं। एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल
सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? चंडीगढ़, गुरुग्राम, बीकानेर, नोएडा। गुरुग्राम। गुरुग्राम में एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के गुरुग्राम शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2025, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2030 तक या वर्ष 2032 तक? वर्ष 2027 तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधानिक दर्जा किस तरीके से प्राप्त हुआ? केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा, संसदीय समिति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या संथानम समिति की सिफारिश पर? संसदीय समिति द्वारा। संसदीय समिति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 8 अक्टूबर 2013 को, 8 अक्टूबर 2014 को, 8 अक्टूबर 2015 को या 8 अक्टूबर 2016 को? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014 को जारी की गई। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के? महामारू शैली का प्रचलन गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में हुआ। झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है डोलोमाइट के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, फेल्सपार के लिए? झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए। राजस्थान में संचालित अक्षत योजना किनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में है? विधवा, परित्यक्ता, एकल महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, दिव्यांग महिलाओं को या बेरोजगार युवाओं को? राजस्थान में संचालित अक्षत योजना गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में है। भारत में नियमित जनगणना कब व किसके कार्यकाल में शुरू हुई? 1872 लॉर्ड मेयो, 1869 लॉर्ड लिटन, 1881 लॉर्ड रिपन या 1870 लॉर्ड डफरिन? 1881 लॉर्ड रिपन। राजस्थान के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? अलवर, ओसियां, बदनौर, बयाना? बयाना ने। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है महिला दिवस पर, बसंत पंचमी पर, बाल दिवस पर या युवा दिवस पर? बसंत पंचमी पर। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर आयोजित होता है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है बसंत पंचमी पर और गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। योजना के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 से
और 12 में नियमित अध्ययनरत होने पर प्रतिवर्ष 3000 और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई थी? दूसरी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में, छठी या सातवीं विधानसभा में? छठी विधानसभा में। छठी विधानसभा में 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक में सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई। इसमें पहली बार गैर कांग्रेस दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। तिवारा कर वसूला जाता था कृषि उत्पादों पर, औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर या दिवाली व होली जैसे पर्वों पर? दिवाली व होली जैसे पर्वों पर। तिवारा कर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। ध्यान रहे, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कंस परोसा एक प्रकार का सामाजिक कर था जो विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। सगत रासों के लेखक हैं नरपति नाले, गिरधर ओसिया, दलपत विजय या जोधराज? सगत रासों के लेखक हैं गिरधर ओसिया। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? 1965 में, 1973 में, 1960 में या 1962 में? 1973 में। आणविक विद्युत परियोजना राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़। यह परियोजना नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है जो कनाडा के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुई एवं 16 दिसंबर 1973 में यहां उत्पादन शुरू हुआ। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है 8, 10, 13 या 14? राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है 13। जोधपुर वन मंडल राज्य का सबसे बड़ा व सिरोही वन मंडल राज्य का सबसे छोटा वन मंडल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक? मारवाड़ थी। रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। नाथद्वारा का मूल नाम था बेदला, बनेड़ा, कानोड़ या सिहाड़? नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़ था। फरवरी 1672 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया गया, जिसके बाद यह स्थल नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुगल बादशाह अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल के भाई रूप सिंह बैरागी ने किस नगर में अकबर से प्राथमिक भेंट की? दौसा। दौसा ने अकबर से प्राथमिक भेंट की। मुगल बादशाह अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल के भाई रूप सिंह बैरागी ने दौसा में अकबर से प्राथमिक भेंट की। ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को वर्ष 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया? हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा? गोवा।
गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष सन 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन विजय एक अभियान था जिसके परिणाम स्वरूप गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, हनुमंत राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी समिति को लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनरुद्धार समिति कहा। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर या कोटा और बूंदी में? जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी जिले में है। चंबल नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना के तहत 4 बांध बने हुए हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या उत्तर पूर्वी भाग। दक्षिण पश्चिमी भाग। ग्रीष्मकालीन मानसूनी दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, अतः सूर्य की किरणें पड़ने के कारण तिब्बत का पठार अत्यंत गर्म हो जाता है, जिससे वहां निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश। हाड़ौती अंचल को, शेखावटी अंचल को, माही के मैदान को या बनास बेसिन को? शेखावटी अंचल को। शेखावटी अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। चारणों के याचक बांगर प्रदेश अरावली पर्वत एवं पश्चिम मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर व नागौर जिले में विस्तृत है। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रवाज, अलगोजा, सतारा, मशक। कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? रवाज। चारणों के याचक रावल तथा भाटों का वाद्य यंत्र रवाज है। सारंगी जाति का यह वाद्य नकवी, जवा, मिजराब से बजाया जाता है। इसका मिजराब लकड़ी का होता है। ध्यान रहे, अलगोजा एक उत्सव वाद्य यंत्र है जो बाड़मेर क्षेत्र के रणका फकीरों व मीणा आदिवासियों व ग्रामीणों का अति प्रिय वाद्य है। कठपुतलियां निम्न में से किसकी लकड़ी से बनाई जाती हैं? आड़ू, नीम, पीपल या तुलसी? आड़ू। पौराणिक कथाओं के अनुसार कठपुतली का तमाशा परंपरा की जड़ें राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़ी हैं, तो धागा पुतली का अमर सिंह राठौड़ खेल सर्वाधिक चर्चित रहा। कठपुतलियां आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती हैं। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? जयपुर, धौलपुर, उदयपुर या अलवर? वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन अलवर में चला था। अलवर राज्य में 1921 में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर
रोंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सूअरों को मारा नहीं जा सकता था। 1921 में सूअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछुआ, राठौड़, परमार या चौहान? कछुआ शासकों से। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? 1918 में, 1928 में, 1932 में या 1938 में? 1938 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बाड़मेर, राजसमंद, अजमेर, प्रतापगढ़? अजमेर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीलों का पाए जाने के कारण, झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति के कारण, या निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु की गति के कारण। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है। इसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? राजशील पोर्टल, उद्यमिता पोर्टल, राज रोजगार पोर्टल, दिशा पोर्टल? राजशील पोर्टल। राजशील पोर्टल। राजपूताना एजेंसी की स्थापना किसमें और कहाँ हुई थी? 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर? 1832 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी सिरोही, भीनमाल, चंद्रावती या शिवगंज? चंद्रावती। आबू के परमार वंश के शासन का संस्थापक मूल पुरुष धूमराज था, परंतु इस वंश की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती थी। राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों की सहूलियत के लिए कितने टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे? 2000, 1000, 1500 या 2500? 2000। ऊंट महोत्सव जनवरी 2024 राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था? बीकानेर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर? ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000, 20,000, 15,000 या 25,000? 30,000 कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति दी है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 से खोला जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 250 से लेकर 1.5 लाख तक बालिका के खाते में जमा कराए जा सकते हैं। इसके अलावा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 10% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। आशा सहयोगिनियों को अब 4,508 रुपये मानदेय मिलेगा। हाल ही में राजस्थान में कुल कितने मेगावाट के रिन्यूएबल एवं थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? 31,825 मेगावाट, 30,285 मेगावाट, 31,131 मेगावाट या 30,300 मेगावाट?
31,825 मेगावाट। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी व एनएलसी के मध्य थर्मल पावर प्लांट 3,325 मेगावाट, विद्युत उत्पादन निगम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में एमओयू, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट 28,500 मेगावाट। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? यातीन भास्कर ने, नवनीत राणा ने, राघव चड्ढा ने या हिमांशु त्यागी ने? यातीन भास्कर ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। ये हरियाणा से है। हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से, सीकर जिले से, झुंझुनू या जयपुर जिले से? चूरू जिले से है। आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में मुंबई में रणजी ट्रॉफी में 42वां टाइटल किसे हराकर जीता? विदर्भ को, रेस्ट ऑफ इंडिया को, मध्य प्रदेश को, रेलवेज को? विदर्भ को। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामरुक कोयला क्षेत्र स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? मणिपुर में नामचिक नामरुक कोयला क्षेत्र स्थित है। नामचिक, नामरुक, डिंगराक, डफला पहाड़ी क्षेत्र आदि अरुणाचल प्रदेश में स्थित कोयला क्षेत्र हैं। झारिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड? झारिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। झारखंड में झारिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक कोकिंग कोयला यहां से प्राप्त होता है। बैलाडीला लोहा अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह अपने लोहा अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शैलों का, रूपांतरित शैलों का या परतदार चट्टानों का? परतदार चट्टानों का। कोयला एक परतदार चट्टानों का उदाहरण है। चट्टान पूर्ण के एक होकर नीचे जमा होने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु, गोइंडी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैवमंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? 2016 में, 2017 में, 2015 में या 2014 में? 2017 में। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान किसमें स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई? चेन्नई में। चेन्नई में है। तमिलनाडु में गोइंडी, मुदुमलाई, मुखुर्ती, मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? कपास, मक्का, ज्वार, सरसों? रबी की फसल कौन सी है? सरसों। सरसों रबी की फसल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है।
गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चर्म उत्पादन, खाद्य और कृषि उत्पादन से। खाद्य और कृषि उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। पाकिस्तान से भारत की कुल कितनी सीमा जोड़ती है? 3,330, 3,323, 1,070 या 1,120? 1,070 किलोमीटर। पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसमें निम्न राज्यों से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? गौरीशंकर, मकालू, धौलागिरी, नामचा, बरवा। धौलागिरी सबसे पश्चिमी चोटी है। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई 8,167 मीटर है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरल, मराठवाड़ा, कोरोमंडल और रायलसीमा, गंगीय पश्चिम मैदान, पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल। कोरोमंडल और रायलसीमा। सिंधु नदी को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? विबोआ, सिंगी खम्बान, संगर, गोमल। सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को तिब्बत में। बंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, अंडमान और निकोबार द्वीप में। अंडमान और निकोबार द्वीप में बंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, देहरादून, नागपुर, हैदराबाद। नागपुर में। नागपुर। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। भाग 2 सामान्य विज्ञान। पहला प्रश्न, हास्य लाफिंग गैस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को या नाइट्रस ऑक्साइड को? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑपरेशनों में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड तथा सूखी बर्फ है। आर्टिफिशियल रेनिंग कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है फेरल सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर आयोडाइड। साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है। इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3, Na2CO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है।
इसे कुकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रमुखतः खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का प्रयोग प्रति अम्लता कम करने के रूप में, सोडायुक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग तथा वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग का वायु से संपर्क टूट जाता है। वह आग बुझ जाती है। इसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता। खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। घंटियाँ और सितार और वायलिन जैसे वाद्ययंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? अनुनाद, आघात वर्धनीयता, तन्यता या चालकता? अनुनाद। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक धातु नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। सर्वाधिक कठोर धातु है टंगस्टन। तांबा कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। कॉपर का रासायनिक प्रतीक कॉपर है। सर्वाधिक कठोर धातु सोना है। फ्रेडरिक मोह ने पदार्थों की कठोरता निर्धारित करने के लिए एक पैमाना बनाया जिसे मोह स्केल कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? पारा, सीसा, लोहा, आर्सेनिक। सीसा के कारण। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो सीसा की उपस्थिति के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कॉपर सिल्वर निकल का, कॉपर जिंक निकल का, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का या कॉपर निकल एल्यूमिनियम का? जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तांबा, जस्ता और निकल, कॉपर, जिंक और निकल का। कॉपर को कुछ समय तक नम हवा में छोड़ दें तो उसके ऊपरी परत के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उस पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। सामान्यतः हरे रंग का पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 के 1:1 के अनुपात का मिश्रण होता है। कॉपर। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्मथेट? सल्फोनेट। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट है सल्फोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरे मदगे का एक गुणधर्म है? दोनों सिरे जल विरागी होते हैं। दोनों सिरे जलानुरागी होते हैं। कोई सिरा जलानुरागी या जल विरागी नहीं होता। एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरे का एक गुणधर्म है? एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है? मृगमरीचिका, हीरे की चमक, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, प्रकाशीय तंतु। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से पारित होता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है।
जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है बैंगनी, लाल, पीला या सफ़ेद हो जाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन या विक्षेपण। विक्षेपण कहते हैं उसे। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के किससे बनता है? वर्ण विक्षेपण से, परावर्तन से, ध्रुवण से या व्यतिकरण से? वर्ण विक्षेपण से बनता है। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? हरा, नीला, पीला या नारंगी? नारंगी। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में, प्लास्टिक निर्माण में, कैटेलिक कन्वर्टर में या कोई नहीं? विद्युत लेपन में। विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। विद्युत के द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। बहुधा लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर या दिए गए सभी विकल्प पर। एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की मोटाई। चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की प्रकृति। भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है जो कि उनके विशिष्ट प्रतिरोध के पर निर्भर करता है। लघु पथन के समय परिपथ धारा में पर्याप्त कमी होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती या निरंतर परिवर्तित होती है। बहुत अधिक बढ़ जाती है। कभी कभी विद्युन्मय तथा उदासीन तार खराब तारों के कारण आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनमें एक समान धारा प्रवाहित हो, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजन से विद्युत उपकरणों के बीच विभवांतर विभक्त हो जाता है तथा घरेलू उपकरण प्रायः 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। अतः श्रेणी क्रम में संयोजन से विभवांतर के उपकरणों के बीच विभक्त हो जाने के कारण कम विभवांतर पर उपकरण सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजन से एक उपकरण के खराब हो जाने से विद्युत परिपथ टूट जाता है, अतः घरों में एक भी उपकरण के खराब हो जाने से सारे उपकरण कार्य करना बंद कर देंगे। श्रेणी क्रम में एक ही स्विच कुंजी कार्य करते हैं, अतः घरों में अलग अलग विद्युत उपकरणों को सुविधानुसार बंद या ऑन नहीं किया जा सकेगा। घरेलू विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुख्य तारों वायरिंग हेतु तारों के विद्युतरोधी आवरणों के लिए सही रंग चुनिए। विद्युन्मय तार, काला उदासीन तार, हरा भूसंपर्क तार, सफ़ेद। विद्युन्मय तार लाल, उदासीन तार काला होता है और भूसंपर्क तार हरा होता है। विद्युन्मय तार लाल, उदासीन तार काला और भूसंपर्क तार हरा। किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होता है। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई और क्षेत्रफल के लंबाई के अनुक्रमानुपाती
तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं वोल्ट में, एम्पीयर में, केडब्ल्यूएच यूनिट में या ओम में। किलोवाट घंटा यूनिटों में। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को किलोवाट घंटा यूनिटों में रिकॉर्ड करते हैं। ये मीटर व्यय ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1000 वॉट की सामर्थ्य वाले उपकरणों में 1 घंटे में व्यय होती है। इसका मान 3600 जूल होता है। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी हैं। त्वचा को विटामिन डी देती है, हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। त्वचा को विटामिन डी देती है सूर्य की किरणें। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी। विटामिन डी शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। यकृत, त्वचा, थाइमस, एड्रिनल। त्वचा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ए, बी, सी या विटामिन डी? विटामिन डी। विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल, फाटोनडाइओन, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। K1 का वैज्ञानिक नाम है फाटोनडाइओन। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन है। विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम फाटोनडाइओन है। K2 का वैज्ञानिक नाम मेनाक्विनोन। विटामिन K3 का वैज्ञानिक नाम मेनेडियोन। विटामिन K वसा में विलीय विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा विटामिन K की सहायता से ही शरीर अस्थियों तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन को नियंत्रित करता है। किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं झाड़ियाँ, वृक्ष, बूटियाँ या घास। वृक्ष। किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं वृक्ष। जैविक व अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ परत विन्यास या द्वितीय स्तर पर, जड़ी बूटियाँ एवं घास धरातलीय स्तर पर होती है। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में या कार्बनिक पदार्थों के रूप में। ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सूर्य ऊर्जा का लगभग 1% पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपभोग किया जाता है। पौधे अंतर्ग्रहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भंडारित हो जाती है। शाकाहारी जीवों द्वारा पौधों के भक्षण से इस ऊर्जा का स्थानांतरण जंतुओं में हो जाता है। जंतु इस ऊर्जा का उपयोग उपापचयी क्रियाओं, वृद्धि तथा श्वसन में करते हैं। अप्रयुक्त ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं शैवाल व कवक, शैवाल व जीवाणु, जीवाणु व कवक या प्लवक व जीवाणु। जीवाणु व कवक।
अपघटक या मृत जीवी, डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स इसके अंतर्गत समुद्र में पाए जाने वाले जीवाणु एवं कवक आते हैं जो कि मृत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? यूफोटिक, नेरिटिक, एफोटिक या इंटरटाइडल? समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? एफोटिक क्षेत्र में। एफोटिक जोन महासागर का हिस्सा है जहां बहुत कम या कोई धूप नहीं होती है। इसे औपचारिक रूप से गहराई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके आगे 1% से भी कम सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। एफोटिक जोन के ऊपर फोटिक जोन है जिसमें यूफोटिक जोन और डिस्फोटिक जोन शामिल है। यूफोटिक जोन पानी की परत है जिसमें शुद्ध प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पर्याप्त प्रकाश होता है। डिस्फोटिक जोन, जिसे गोधूली क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, पानी की परत है जिसमें शिकारियों को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। एक जलीय पारितंत्र है। उत्पादकता का सीमा कारक है प्रकाश, जल, वायु, मृदा। प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है एक जीवोम, जलवायु, उपप्रणाली या संरचना। जीवोम कहा जाता है। बायोम, जीवोम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही बायोम कहते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? झींगा मछली, तारा मछली, डॉग मछली या व्हेल मछली? डॉग मछली। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है कंद, प्रकंद, राइजोफोर या धनकंद। प्रकंद कहलाता है। अदरक रूपांतरित भूमिगत तना का उदाहरण है। इसमें कक्षस्य तथा अगस्त कलिकाएं भी पाई जाती है। यह तना शाखा रहित या शाखा युक्त भी हो सकता है। इसे जिंजीबेरेसी फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। अदरक एक तना है, न कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? आलू, अदरक, केला, शकरकंद। कौन सी एक जड़ है? शकरकंद। शकरकंद एक जड़ है। निम्नलिखित में से एक तना है? आलू, शलजम, बंद गोभी, टमाटर। आलू एक तना है। निम्न में से कौन सी सब्जी मूल नहीं है अर्थात जड़ नहीं है? आलू, गाजर, मूली, शलजम। आलू तना है। आलू किसका संशोधित रूप है? उत्पादन है। जड़, पत्ती, फूल, तना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में ऊर्जा के वे स्रोत सम्मिलित हैं जिनका उपयोग मानव पिछली कई शताब्दियों से पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आ रहा है। परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग या प्रयोग मानव के द्वारा उनके मौलिक रूप में ही किया जाता है। परंपरागत स्रोत वे हैं जिनसे विद्युत पहले से प्राप्त करते आ रहे हैं। इनमें जल विद्युत
तापीय विद्युत, कोयला, गैस, नैफ्था, तेल, तरल ईंधन आदि तथा परमाणु बिजली हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा या बायोगैस? तापीय विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। सूर्य की ऊर्जा का उद्गम का कारण है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ताप नाभिकीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी सूर्य की ऊर्जा के उद्गम का कारण है। फोटोवोल्टीय संबंधित है भूतापीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से? फोटोवोल्टीय संबंधित है सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टीय सेल एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक डिवाइस है जो सूर्य के प्रकाश या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे सौर सेल के नाम से भी जाना जाता है। फोटोवोल्टीय पीवी सेल द्वारा प्रेरित वोल्टेज इस पर प्रकाश की घटना की तीव्रता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला ऊष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है वह उस विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है उसकी ऊष्मा रूपांतरण दक्षता 75% के लगभग होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला और तीसरा कथन सत्य है। जैव आवर्धन से तात्पर्य है शरीर में कैंसर कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, शरीर के सूक्ष्मदर्शीय भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना, विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या का अचानक बढ़ना। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो फलों को रोगों से बचाने या भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु छिड़के गए कई तरह से कीटनाशक या पीड़ानाशक रसायन जैसे डीडीटी एवं औद्योगिक अपशिष्ट तथा अन्य कुछ मानवीय क्रियाओं के कारण धरती पर कुछ विषैले व हानिकारक रसायन फैल जाते हैं जिन्हें पेड़ पौधे अन्य खनिजों के साथ ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद ये हानिकारक रसायन पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी जीवों में प्रवेश कर जाते हैं और जब मांसाहारी जीव इन जीवों को खाते तो उनके शरीर में भी इन हानिकारक रसायनों की सघनता बढ़ जाती है। यही प्रक्रम जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन होने का प्रमुख कारण यह है कि ये हानिकारक रसायन पोषण के किसी भी स्तर पर विघटित नहीं होते बल्कि संचित होते जाते हैं। विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में प्रत्येक ट्रैफिक लेवल पर वृद्धि कहलाती है जैव क्षरण, शैवाल का फैलाव, जैव आवर्धन या जैव उपचार। जैव आवर्धन जीन अभियांत्रिकी संबंधित है लिपिड के परिवर्तन से, न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से, कार्बनिक अम्लों के परिवर्तन से, कार्बोहाइड्रेटों के परिवर्तन से। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से संबंधित है जीन अभियांत्रिकी। वह तकनीक जिसमें एक जाति के डीएनए को दूसरी प्रजाति के डीएनए में प्रवेश करवाकर पुनर्योजी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योजी डीएनए तकनीक कहलाती है। जीन अभियांत्रिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग AC पालर्ब ने किया। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं। एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्लोन की जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। एक ही जनक माता या पिता से गैर लैंगिक विधियों द्वारा उत्पन्न संतति जो आकारिकी व आनुवांशिकी में जनक के समरूप होती है, क्लोन कहलाती है। क्लोन एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। क्लोनिंग समरूपी जीवों को उत्पन्न करने की एक विधि है जिसकी सहायता से पौधों में कलम काटकर समान लक्षण वाले नए पौधे तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्मजीवी माइक्रोब्स अलैंगिक जनन द्वारा क्लोन उत्पन्न करते हैं। उच्च कोटि के प्राणियों में केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एंड टेक्निक द्वारा केंद्रक विहीन डिंब एग में दैहिक कोशिका के केंद्रक को प्रवेश कराकर समरूप क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। जंतु क्लोनिंग में सफलता सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में ब्रिग्स एवं किंग को मिली जब इन्होंने मेंढक का क्लोन बनाया। इनको जंतुओं में क्लोनिंग का जनक कहा जाता है तथा सुश्री ब्रिगिट बोसलियर को मानव क्लोनिंग की जनक कहा जाता है। क्लोन किसकी कॉलोनी है? भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं, भिन्न भिन्न आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं हैं कोशिकाओं की कॉलोनी क्लोन है। एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, यह तथ्य सही नहीं है। सन 1995 में डॉक्टर इयान विल्मिट एवं सहयोगियों ने रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में डॉली नामक भेड़ को केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक द्वारा बनाया था। इस क्लोन को बनाने हेतु उन्होंने स्तन की कायिक कोशिकाओं का प्रयोग किया। वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था गाय, भेड़, कुत्ता, खरगोश। भेड़ निम्न में से बंदर का क्लोन है? डोली, एंड्री, पॉली, चार्ली। एंड्री बंदर का क्लोन है एंड्री। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय है? रोजी, डोली, मोली, एंडी। पहली ट्रांसजेनिक गाय है रोजी। निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है? पोमेटो, प्लम कोट, जीप। ट्रांसजेनिक जंतु है जीप। जीप ट्रांसजेनिक जंतु है। भेड़ व बकरी के भ्रूणों से निर्मित जीव जो भेड़ व बकरी के संकर नस्ल होती है जीप कहलाती है, जिसमें बकरी व भेड़ दोनों के सेल्स उपस्थित होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का अर्थ है कि एक ऐसा जीव जिसे बनाने में कृत्रिम ढंग से दूसरी प्रजाति के जंतु का जीन शामिल हो। पहली ट्रांसजेनिक गाय अर्जेंटीना की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो बिजनेस टेक्नोलॉजी लैब द्वारा विकसित की गई थी। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है? विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नीला तोता या बेकिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीले
रंग से किस रंग में बदल जाता है? भूरे में, श्वेत में, लाल में या काले रंग में? श्वेत रंग में। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल का क्रिस्टलीकरण है जो सूखा दृश्य होता है। जब नीले रंग के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो इसमें से जल निष्कासित होकर सफ़ेद अवक्षेप देता है। यदि इसे पुनः श्रवाहीन किया जाए तो ये पुनः क्रिस्टल के नीले रंग अवस्था को प्राप्त कर लेता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3, Na2CO3, Na2CO3.10H2O, Na2SO4.10H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? कार्बन डाइऑक्साइड। हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं? जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट? सोडियम क्लोराइड। रसायनतः यह नाम नमक सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। पोटेशियम नाइट्रेट एक दूसरा लवण है जो नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन आयन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? कॉर्निया, एक्वियस, ह्यूमर, लेंस या काचाभ द्रव? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है? द्विअवतल लेंस, द्विअवतल दर्पण, द्विउत्तल लेंस या प्रिज्म? द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। मनुष्य के नेत्र में द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। लेंस आइरिस के भीतर की ओर नेत्र गोलक की गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टलीन नामक प्रोटीन की बनी लचीली संरचना होती है। आकृति में यह उभयोत्तल होता है। आयु बढ़ने के साथ चपटा एवं भूरा हो जाता है। मानव आँख पारदर्शी जीवित पदार्थ से बना एक प्राकृतिक उत्तल लेंस अभिसारी लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है व चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती है। आँख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? कॉर्निया, आइरिस, कोराइड या विट्रस बॉडी? आइरिस होता है। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नांकित में से क्या नहीं कर पाता? पास की वस्तुओं को साफ देख पाना, उच्च आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना, दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना या निम्न आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दृष्टि वैषम्य में या मोतियाबिंद में? द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बनता है जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, इसलिए इसको उभयावतल लेंस भी कहा जाता है। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? एड्स, कैंसर, कोरोना, सामान्य जुकाम? असंक्रामक रोग है कैंसर। कैंसर असंक्रामक रोग है। फेंटिंग क्या है? फ्लू का संकेत, चेतना की संक्षिप्त हानि है, यह डर की प्रतिक्रिया है या एक अप्रत्याशित पतन है? फेंटिंग या मूर्छा शरीर की वह स्थिति है जिसमें मानव की चैतन्य शक्ति और मांसपेशियों की शक्ति समाप्त हो जाती है।
इससे रक्त दाब, मानसिक रोग इत्यादि हो सकते हैं। अर्थात फेंटिंग में चेतना की संक्षिप्त हानि होती है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूत्री आरएनए, दोहरी सूत्री आरएनए, एक सूत्री डीएनए या दोहरी सूत्री डीएनए। एड्स वायरस होता है दोहरी सूत्री डीएनए। एड्स वायरस का नाम HIV मानव प्रतिरक्षा विषाणु ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। HIV लगभग 90 से 120 मिलीमीटर व्यास का एक गोलाकार विषाणु होता है। इसमें एक सूत्री आरएनए के समान टुकड़े होते हैं। यह चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। HIV के कारण होने को एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मानव की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। एड्स के संक्रमण के 3 मुख्य कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान तथा मां से शिशु में संक्रमण द्वारा। एड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल रेजिम ARV का सख्ती के साथ पालन करने से काफ़ी हद तक इस रोग का बढ़ना कम हो जाता है। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। HIV के लिए प्रयुक्त है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन ए फर्स्ट। 75 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 74 का भी फर्स्ट।